ठीक है। अब जितना स्क्रीन पे पहले से दिख रहा है उसको फ़िलहाल के लिए भूल जाओ, और जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइप करेंगे अब आगे, उस पर ध्यान देना। तो वैसे हम फोकस करेंगे कि पीजीटी के पीवाईक्यूज़ और टीजीटी के पीवाईक्यूज़ और कुछ हद तक पब्लिक सर्विस कमीशंस के क्वेश्चंस देखेंगे। नेट और जेआरएफ के आउटराइटली नहीं देखेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अदर दैन यूपी के हम छोड़ देंगे, या कुछ कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब जैसे जो मैं किताब में देख पा रहा हूँ, तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ऑथर ऑफ सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये हालांकि मैं कल पढ़ चुका हूँ, फिर भी बता देते हैं। दिस इज़, कौन है ये? तो ये हंटिंगटन ने लिखा है। फिर से लिख दे रहा हूँ, ऑथर ऑफ सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये हंटिंगटन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बाय द वे ये जो हैं येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हंटिंगटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जैसा शब्दावली पहली दफ़ा किसने यूज़ किया था? तो ये फूटवान, ये कोई व्यक्ति हैं, चाइनीज़ लग रहे हैं सुन के, तो इनका स्पेलिंग बता दे रहे हैं, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ये फूटवान फर्स्ट टू यूज़ द टर्म ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। ठीक है, स्पेलिंग टाइपोज अभी के लिए इग्नोर करो। तो ये हो गया, ये फूटवान ने द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। देन इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट इज़ द बुक रिटन बाय, ये तो मुझे रटा हुआ है, सैम्पले ने लिखी थी ये किताब। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये किताब लिखी थी सैम्पले ने। नेक्स्ट, द बुक कॉस्मोस वॉज रिटन बाय, अब ये भी मुझे पता है, हमबोल्ट ने लिखी थी। ये ऊपर मैंने नोट्स में लिखा है, तो नहीं टाइप नहीं करेंगे। एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड जोग्राफिकल एरिया, तो इसे तो नेशन कहते हैं। हु इज़ प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्लेस। मार्जिनल प्लेस, थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्लेस किसकी है? तो ये स्पाइकमैन ने निकाला था। ये डच अमेरिकन पॉलिटिकल जोग्राफर हैं हु प्रपोज्ड द रिमलैंड थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पाइकमैन, ग्लोबल पावर लाइज नॉट इन द हार्टलैंड बट इन द रिमलैंड, दैट इज़ द कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ यूरेशिया। तो ये हम लिख सकते हैं, और थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्लेस कह लो या फिर रिमलैंड थ्योरी कह सकते हैं। थ्योरी ऑफ मार्जिनल, क्या नाम है, मार्जिनल प्लेस एंड थ्योरी ऑफ रिमलैंड, ये दिया था स्पाइकमैन ने। और इनकी थ्योरी क्या कहती है कि क्या क्या कहा था इन्होंने कि ग्लोबल पावर लाइज नॉट इन द हार्टलैंड बट इन द रिमलैंड, दैट इज़ द कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ यूरेशिया। कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ यूरेशिया, तो ये हो गया स्पाइकमैन का थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्लेस कह लो या फिर थ्योरी ऑफ रिमलैंड कह लो, ये स्पाइकमैन ने दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी इन जोग्राफिकल रिसर्च। अब जोग्राफिकल रिसर्च में स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी कौन लेके आए थे? देखो वैसे हम बता दें, द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन जोग्राफी रिफर्स टू द पीरियड पर्टिकुलरली बिटवीन 1950 से 1960। तो 1950 से, क्या लिख रहे हो यार, 1950 से जो 60 वाला समय था, ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का समय था। और where geographers began to apply statistical methods, mathematical models and empirical data analysis to study the spatial phenomena। तो यही हुआ था इस वक्त। फिर से बता दे रहे हैं, statistical methods and mathematical models began to use statistical methods and math models in geographical research। ठीक है, that is the phase of quantitative revolution। Then who among these persons measured the circumference of the earth? पूरे अर्थ का circumference किसने नापा था? तो I think that was Eratosthenes। So इसके solution में लिखा है कि Aristotle was the first to describe the earth as spherical, while the first measurement of the earth's circumference was done by Eratosthenes। Eratosthenes is called the father of the word geography because he used the term geography। तो anyways पहली 3 लाइन यहाँ पे important है, वो हम लिख लेते हैं। Aristotle was the first to describe the earth as spherical, while the first measurement of earth's circumference was done by Eratosthenes।
तो केवल इतना ही आपको ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया अर्थ्स सर्कमफ्रेंस वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज जोग्राफर्स वर्कड फॉर द लैंड यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में लैंड यूटिलाइजेशन स्कीम कोई चलाई गई होगी, तो उसमें किस जोग्राफर ने योगदान दिया था? तो इनके नाम में डडली आता है, बस एक ये याद रखो। और ही वाज डडली स्टैम्प। तो डडली स्टैम्प इन्होंने क्या किया था? लैंड यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ज़्यादा लो प्रोफाइल फैक्ट है, इसको छोड़ सकते हैं हम। देन ह्यूमन ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ डैश that studies the spatial relationships between human communities and cultures. तो human geography और anthropology is a branch of what? तो मुझे लगता है कि both of them are branch of geography. अब ये एक ऐसा no brainer सवाल था। Moving on, which of the following is the statistical study of human populations and it examines the size, structure and movements of populations over space and time? तो ये demography है, ध्यान रखना। demography के अंदर कुछ शब्दावली ऐसे इस्तेमाल हो रही है जिससे कि the description of demography is a little different than human geography. The description of human geography, ठीक है? तो statistical study of human population, size, structure and movements of population. Statistical study of human population and its size, structure and movement. ये आता है किसमें? demography में। movements over space and time, तो फिर ये आता है तुम्हारा demography में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियो स्ट्रैटेजिक मॉडल इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखो, एक जियो स्ट्रैटेजिक मॉडल होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, वो कौन लेके आए थे? तो ये कोहेन नामक कोई ज्योग्राफर थे। जियो स्ट्रैटेजिक मॉडल इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेके आए थे ये कोहेन, बस इतना काफ़ी है। ही वॉज एन अमेरिकन ह्यूमन ज्योग्राफर। जियो स्ट्रैटेजिक इज़ अ जियोग्राफिक डायरेक्शन ऑफ अ स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी। Geostrategic describes where a state concentrates its efforts by projecting military power and directing diplomatic activity. तो द geostrategic model in political geography कौन लेके आए थे? ये कोई कोहेन नामक व्यक्ति लेके आए थे। Moving on, the scientific study of human evolution is known as, तो ये paleoanthropology बोलते हैं। The scientific study of human evolution is called paleoanthropology. ठीक है, तो यही हमको नोट करना था, इसको हम बोल्ड कर दे रहे हैं, राइट। देन मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21, डैश डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी? ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सी फिजिकल ज्योग्राफी, डी सोशल ज्योग्राफी। तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन? तो क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन जो 1950 से 60 के बीच हुआ था, उसके पीछे का फिलोसफिकल बेसिस क्या था? पॉजिटिविज्म था, ठीक है। द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एम्फेसाइजेस एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं एम्फेसाइजेस क्वांटिटेटिव, या क्या लिख सकते हैं, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स, and it's the philosophical basis of quantitative. It was the philosophical basis behind quantitative revolution, ठीक है। Then Eratosthenes, coining the term geography for the first time, belongs to which one of the following groups of scholars? तो वो अरब थे, फ्रेंच थे, ग्रीक थे, रोमन थे। I think he was a Greek. So यहाँ से ये पता चल रहा है कि क्या स्पेलिंग क्या है? Eratosthenes, पहली बात तो ये ग्रीक थे, फर्स्ट टू कॉइन द टर्म ज्योग्राफी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू एक्चुअली इन्वेंट द वर्ड ज्योग्राफी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स हैज इंटरफेस विद ज्योग्राफिकल थॉट? तो ये फिलॉसफी है, मतलब फिलॉसफी इज़ तो बेसिक ऑफ ऑल नेचुरल साइंसेस कह सकते हैं। Geographical thought deals with the development of ideas and theories about space, place and environment, which often intersects with philosophy, especially when exploring concepts like place, nature, time and human-environment relationships. So, which one of the following disciplines has interface with geographical thought? The answer is philosophy. Next question is, which geographer is considered as the father of history? अब history का पूछ रहा है तो Herodotus जाएगा, ठीक है।
अच्छा, हीरोडोटस क्या थे? हीरोडोटस भी ग्रीक थे, ठीक है। मूविंग ऑन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड शाफ्ट इज़ रिलेटेड टू कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है ये लैंड शाफ्ट? इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. It emphasizes the study of cultural landscapes formed through the intersection between humans and their environment. Prominent German geographers like Karl Ritter, Retzel were key contributors to this concept. तो बस ये याद रख लो कि लैंडशाफ्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. यहाँ लिख सकते हैं लैंडशाफ्ट रिलेटेड विद जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी एंड it is the interaction between humans and their environment. Cultural landscapes formed, study of, या नहीं study नहीं है, it emphasizes the study, हाँ, study of cultural landscapes formed through interaction between humans and their environment. ठीक है, और इसके कुछ जो वो हम बताएं क्या बोलते हैं. German geographers like Ritter and Retzel. Ritter and Retzel are key figures to this concept of landscaft. ठीक है, right, then moving on. तो ये हो गया. Then who is the father of human geography? तो ये तो Retzel है. Friedrich Retzel, he was a German geographer. ठीक है, and he is the father of human geography, and it is the study of many cultural aspects found throughout the world and how they relate to the places where they originate and the spaces and the places they then travel to as people continually move across various areas. Next question, the concept of environmental planning and ecological balance is started from. तो ये कहाँ से पैदा हुआ है? देखो, concept of environmental planning as well as ecological balance did not solely originate from any one single concept, but they drew from a combination of ideas including both possibilism and stop and go determinism. ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ecological balance originate from a combination of ideas from possibilism and stop and go determinism. Now you have to find out who are the founders of these schools of thoughts. ठीक है, या गूगल कर लें, क्या पूछ लेते हैं. Who was the founder of possibilism geographical school of thought? तो इसका आंसर देखो, रिटर है क्या? नहीं, वाइडल डे ब्लाश हैं. और तो ये तो पॉसिबिलिज्म है, जबकि अगर हम स्टॉप एंड गो तो हम जानते हैं ग्रिफिथ, वो टेलर हैं कोई. तो यहाँ लिख लेते हैं पॉसिबिलिज्म तो जानते हो, वाइडल डे ब्लाश अभी मैंने बताया. ठीक है, देन मूव ऑन. वेयर वर वी? हु सेड द ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन. तो एरियल डिफरेंशिएशन की ही स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं, ऐसा किसने बोला था? तो ये बोला था हार्ट्सहॉर्न ने. Defined geography as the study of areal differentiation in his book Nature of Geography in 1939. Hartshorne said geography is the study of areal differentiation in his book Nature of Geography in 1939. तो ये बोला था. स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ. हार्ट्स, इसकी स्पेलिंग का नाम है HORN. ठीक है, सो geography is the study of areal differentiation in his book Nature of Geography, and ये किताब लिखी थी 1939 में हार्ट्सहॉर्न ने. ठीक है, देन एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. ये किसने? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन तो नो ब्रेनर है, ये तो माल्थस ने ही लिखा होगा ना. वैसे क्या बोला था इन्होंने? और माल्थस कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ब्रिटिश थे. ठीक है, ही वॉज अ फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन विच आउटलाइंड हिज पॉपुलेशन इंक्रीज फिलोसफी. Malthus proposed that population increase would continue unless it was slowed or reversed by disease, hunger, war, or natural disaster. Next question, who is the author of the book Theory of Animal Evolution? Theory of Animal Evolution ये किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी. ठीक है, ये भी गैस कर सकते थे, तो ये हम नहीं लिखेंगे. Now the approach of functional organization of space was propounded by which one of the following schools of thought? Functional organization of space was propounded by which school? तो ये हालांकि नेट का सवाल है, बट मैं बता दे रहा हूँ. द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट proposed functional organization approach to space, which is a three-dimensional entity with length, breadth and height in which elements and processes exist. So the analysis of the spatial distances and interactions between geographical elements and processes is known as a spatial analysis. Anyways, तो यहाँ लिख सकते हैं कि functional organization of space was propounded by American
school of thought. Move on. Next question. Who among the following were the leading, अब ये नेट का सवाल है बट एनीवेज फिर भी ये सवाल हम देख लेते हैं. लीडिंग एडवोकेटीज ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी. तो देखो इसमें हैगर स्ट्रैंड का नाम है, हैपेट का नाम है, बंज का नाम है. ठीक है, ये कुछ हैं. जैसे हैगेट्स मैं फिर से बता दे रहा हूँ. देखो तो यहाँ पे हैगेट, फिर हैगर स्ट्रैंड, बंज आर पीपल who advocated quantitative revolution in geography. हालांकि ऊपर कभी मैंने लिखा तो था कि quantitative revolution began to use statistical methods and math models, लेकिन उसके मैंने propounders नहीं बताए थे, तो वो मेरे ख्याल से अभी मैंने बता दिए. ठीक है, अब आगे देखते हैं. तो ये हो गया. Then which of the following statements are correct regarding the welfare geography? अब ये छोड़ दो, या इतना जान लो कि the concept of welfare geography emerged in 1970s. This approach focuses on examining regional variations and spatial organizations of human activities and patterns from perspective of human welfare. तो इतना लिख सकते हैं. And this approach was neither revolutionary nor based on positivism. ठीक है. The concept of welfare geography emerged in the 1970s. This approach focuses on examining regional variations and spatial organizations of human activities from the perspective of human welfare. Full stop. Welfare geography is fundamentally rooted in socialist ideology, opposing social and regional inequality. Full stop. This approach was neither revolutionary nor based on positivism. Full stop. तो ये हो गया. The concept of welfare geography emerged in the 1970s. तो यहाँ से हमको आइडिया लग रहा है कि कब आया था. ठीक है. Now which of the following scholars argued for humanistic geography? तो अभी हम ऊपर पढ़े हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है humanistic geography किसने नामकरण किया था? तो यी फुटुआन इन्होंने किया था. Now अब next question is match the column. तो ये देख लेते हैं. 100 years of geography ये किसने लिखी थी? और influences geographic environment. अब ये तो मुझे पता है कि बी का 3 जाएगा तो सैम्पले लग जाएगा, और ये ऑप्शन हमें मिल गया, आंसर भी मिल गया, नेट का सवाल था. बट यहाँ से एक किताब का नाम हम देख सकते हैं. एक किताब का नाम है मैन एंड नेचर, जिसको ऊपर मैं लिखना चाहूँगा. यहाँ लिख लेता हूँ. कहाँ गया? इधर वाला बुक है, बीच वाला ऑथर है. ठीक है, तो बीच वाला ऑथर है. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मैन एंड नेचर. ये किताब लिखी थी जीपी मार्श ने. मार्श याद रखो बस. ठीक है, और एक किताब और देख लेते हैं 100 years of geography. ये किताब किसने लिखी थी? फ्रीमैन ने. अरे यार अगले लाइन में 100 years of geography, ये फ्रीमैन नामक कोई ऑथर ने लिखी थी. ठीक है, मूविंग ऑन. Geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the Earth's surface. This definition of geography was given by, फिर से बता रहे हैं, Geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the Earth's surface. Differences of phenomena वाली बात किसने लिखी थी? तो ये हार्ट्सऑन ने ही लिखी थी. अभी मैंने यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखा था, एरियल डिफ्रेंशिएशन, तो ये उसी से जोड़ सकते हो. तो हार्ट्सऑन ने क्या लिखा था? Geography is the studies regional variations, different मतलब differences of phenomena usually related in different parts of the Earth's surface. Differences in क्या है? Differences of phenomena usually related in different parts of the world. Again the key here is differences. जैसा कि यहाँ पे एरियल डिफ्रेंशिएशन की बात की हार्ट्सऑन ने, वैसे ही. ठीक है. The next is which of the following group advocated possibilism? Possibilism के propounders या advocates कौन है? तो अब यहाँ पे कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ. एक का नाम है सूअर, एक का नाम है फेब्रे, और एक का नाम है ब्रुनहेस. ठीक है, ये लोग किसके जनक या एडवोकेटीज हैं? एज वेल एज पॉसिबिलिज्म के फाउंडर, जो उनको कैसे भूल सकते हैं, वाइडल ब्लैश. ये सारे के सारे लोग जो हैं पॉसिबिलिज्म के फाउंडर्स हैं. एंड पॉसिबिलिज्म होता क्या है? एक अप्रोच है विच प्रायोरिटाइजेस ह्यूमन एजेंसी एंड एक्टिविटीज़. ठीक है, तो उसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं. तो यहाँ सॉर हैं, फेब्रे हैं, ब्रुनेस हैं, वाइडल ब्लैश हैं. ठीक है, अब ये लोग पॉसिबिलिज्म के एडवोकेटीज हैं. देन
द ऑथर ऑफ द बुक एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, ये कौन थे? अब ये ग्रिफिथ टेलर ने लिखी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, ये किताब ग्रिफिथ टेलर ने लिखी है, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने। ही प्रपोज्ड दैट द जोन ऑफ माइग्रेशन थ्योरी और द क्लाइमेटिक zonal theory in relation to human races. According to Taylor, the origin of all human races is located in the region near the Caspian Sea and the Ural Mountains in the Central Asia. ये बहुत important है, इसको यहाँ लिख लेना चाहिए। He proposed the zone of migration theory or the climatic zonal theory, full stop. According to Taylor, the origin of all human races is located in the region near Caspian Sea and Ural Mountains in Central Asia, full stop, ठीक है। तो ऐसा ये टेलर मानते थे। तो एक हो गया कैस्पियन सी और एक उरल माउंटेंस, ठीक है, यहीं से ये सारे ह्यूमन निकले हैं, ऐसा टेलर कहते थे। सोनल नहीं है ये, जोनल थ्योरी, क्लाइमेटिक जोनल थ्योरी या जोन ऑफ माइग्रेशन थ्योरी। तो ये ग्रिफिथ टेलर ले आए थे और इनकी किताब का नाम था एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, ठीक है, राइट। देन एक और मैच द कॉलम, सीधे हम देखते हैं एरियल डिफ्रेंशिएशन वाली बात। अभी हमने बताया कि हार्ट्सहॉर्न लेके आए थे और 1939 में किताब लिखे थे वो, तो फिर ए चला जाएगा ना, तो ए का जाएगा तुम्हारा 3, तो आंसर विल बी ए या डी। और उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, ये कब आया था? ये भी ध्यान रखो कि पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी 1990s में आया था, ये यहाँ लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी केम इन 1990s, ठीक है जी। अब ये हो गया हार्टलैंड या रिमलैंड थ्योरी। हार्टलैंड या रिमलैंड थ्योरी ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये मेरे ख्याल से स्ट्रगल बिटवीन लैंड एंड सी पावर को डिनोट करता है। द हार्टलैंड थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैकाइंडर व्हाइल द रिमलैंड थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय स्पाइकमैन। अब ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो, माइन्यूट पॉइंट है यहाँ पे जहाँ स्पाइकमैन की बात है, तो रिमलैंड वाली बात जहाँ पे आएगी तो स्पाइकमैन आएगा, जबकि हार्टलैंड की बात करेंगे तो वो मैकाइंडर ने दिया था। तो यहाँ लिख लेते हैं whereas हार्टलैंड थ्योरी was given by मैकाइंडर, ठीक है। The theory was present by or Rimland was Spikeman to explain the conflict between land and sea powers. In his Heartland theory, Mackinder stated that sea powers were weakening and that ultimate victory would go to continental powers. तो इन्होंने बोला था मैकाइंडर ने कि sea power is weakening and ultimate power would go to continental powers, ठीक है। लेकिन in contrast to Mackinder, Spikeman was another geographer who expressed opposing views. In 1944, Spikeman ने बोला था कि रिमलैंड थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि Spikeman considered maritime powers to be more important than the land powers and argued that it was due to sea power that Eurasia could be organized as a unified entity. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन किस पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो स्पाइकमैन की अगर बात करें, स्पाइकमैन लेयर स्ट्रेस सी पावर पे ज़्यादा बात करते थे स्पाइकमैन, जबकि ये मैकाइंडर को लगता था कि कॉन्टिनेंटल पावर्स विल बी द अल्टीमेट विनर्स, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट मैच द कॉलम देखते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। तो अब ये देखो यहाँ लिखा है कि बिहेवियरलिज्म के एडवोकेट ही कौन थे? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में एक नाम और जोड़ देते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे हम एक नाम जोड़ देते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में बर्टन, ठीक है। और प्रोबेबिलिज्म में स्पेट कहीं तो लिखा था मैंने, प्रोबेबिलिज्म और बिहेवियरलिज्म में विलियम कर्क। तो यहाँ लिख लेते हैं बिहेवियरलिज्म, अच्छा, तो इसमें विलियम कर्क जाएंगे और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में बर्टन ऊपर लिखा है, रेडिकलिज्म में पीट चले जाएंगे और प्रोबेबिलिज्म में स्पेट जाएंगे, ठीक है। अब इतना रखते हैं, अभी आके फिर देखते हैं। और बिहेवियरलिज्म VIOUR, ठीक है, और प्रोबेबिलिज्म और रेडिकलिज्म ये सब हमने देख लिया। आवाज़ आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है तो ध्यान ही दिया, हाँ हो तो रहा है, ठीक है। अब जो है अगला सवाल देखते हैं। तो ये जो अगला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेंटल मैप। अब मेंटल मैप कहाँ कहीं तो देखे थे हम,
ये पीटर गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं बुक्स और ऑथर्स वाले में। तो मेंटल मैप पीटर गोल्ड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद द बुक मेंटल मैप वाज ऑथर्ड बाय पीटर गोल्ड एंड रॉडने वाइट ड्यूरिंग द 1960s। द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द माइंड और मेंटल मैप्स became interestingly popular within behavioral geography. In this field, the works of Downes 1970, Downes and Stee, and Gould and White hold particular significance. Moving on, who among the following is not associated with the development of system analysis? अब पहली बात तो system analysis क्या होता है? So systems analysis एक approach होती है began to attract the attention of geographers in which new theoretical models यूजिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। फ़िलहाल के लिए ये छोड़ दो, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस वाला ये छोड़ दो, क्रॉस मार्क कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, कहीं तो देखे थे हम ये। एनीवेज, इसका ऑथर है ग्रिफिथ टेलर, जो ऑलरेडी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। द ऑथर ऑफ द बुक ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी इज़ ग्रिफिथ। He is considered as the pioneer of neo-determinism. According to him, nature is like a traffic police officer standing at the crossroads who controls the travelers at the intersection but does not change their destination. तो neo-determinism और environmental determinism में confuse मत करना, यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। पहली बात तो author of geography in the 20th century, ये ग्रिफिथ टेलर हैं, and Griffith Taylor is also proponent of environmental determinism, नहीं, neo-determinism, ठीक है। Whereas हमने कहीं तो पढ़ा था कि हंटिंगटन was a proponent of environmental determinism, ठीक है, अभी क्लियर है। Then next, who among the following is credited with establishing a humanistic approach in geography? तो ये ई फूटवान ही इनका आंसर जाएगा। और इन्होंने he was the first to use the term humanistic in 1976 and presented arguments in favor of humanistic geography. फिर मैच द कॉलम है, सीधे मैं बता दे रहा हूँ। देखो, कॉस्मोस किताब हमबोल्ट ने लिखी थी, एर्कुडान ये किताब रिटर ने लिखी थी, एंड एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हार्टसॉन लेके आए थे। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये तो हंटिंगटन ने लिखी थी, ठीक है, हंटिंगटन यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, दिस वाज वन ऑफ द बुक रिटन बाय हंटिंगटन। और दूसरी चीज़ कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ये हार्टसॉन लेके आए थे, कहीं तो यहाँ हमने ऊपर लिखा था हार्टसॉन, ये है। So Hartson said geography is the study of areal differentiation in his book Nature of Geography in 1939. यहाँ पे हम ऐड ऑन करके लिख सकते हैं कि Hartson brought exceptionalism concept in geography, या ये कह सकते हैं कि Hartson was a proponent of exceptionalism, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन, फिर अगला सवाल है, अब ये कौन सा जोग्राफर कहाँ से बिलोंग करता था, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो, नाम से सुन के लग रहा है कि जेलन, जिसमें के साइलेंट है, JELLEN, KJELLEN, मस्ट बी बिलोंगिंग फ्रॉम स्वीडन, आई थिंक, यस। तो अगर मैं सिर्फ ये भी लगा देता बी का 2, तो मुझे आंसर नहीं मिल पाता, अनलेस आई न्यू वन मोर फैक्ट। तो अब देख लो यहाँ पे, ये जो स्पाइकमैन है ये USA से बिलोंग करते हैं, और मैकाइंडर ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ ऊपर मैंने एक रिमलैंड और हार्टलैंड वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे जब, तो वहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ गया रिमलैंड, और हाँ, तो मैकाइंडर के बगल में ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि मैकाइंडर वाज फ्रॉम ब्रिटेन, जबकि स्पाइकमैन ये जो कि सी पावर को एडवोकेट किया था, ही बिलोंग्स टू USA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाज गिवन बाय whom and among the following, तो ये मेरे ख्याल से पता नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। The optimum population theory was given by Edwin Cannon, CANNAN. The concept of optimum population was first introduced by an economist named Sidgwick. Although he did not use the term optimum, later Cannon expressed it in appropriate terms, and Robinson Carr Saunders further explained it. तो अगर ऐसा कहा जाए कि the concept of optimum population was first introduced by an economist named Sidgwick, although he did not use the term optimum, ठीक है। The concept of optimum population was first introduced by an economist named Sidgwick, SIDGWICK, full stop, although he did not use the term optimum, full stop,
Later, CANNAN expressed it in appropriate terms. Full stop. तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो सिजविक हैं ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, बट नामकरण नहीं दिए थे, नामकरण किया था कैनन ने, ठीक है. देन मूविंग ऑन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. अब ये देखो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को रेड सेल से लगा दिया है और द थ्योरी और पॉसिबिलिज्म को लैब पिशैन से लगा दिया है, जबकि वो गलत है. हम जानते हैं कि पॉसिबिलिज्म की थ्योरी किसने दी थी. इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंच स्कॉलर्स लूसियन फेब्रेवे. ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था एक जगह, ये फेब्रे, ठीक है, इन्होंने दिया था पॉसिबिलिज्म. या वाइडल डे ब्लाश भी लिख देता तो भी समझ में आता. स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म तो टेलर ने दिया था, और ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो बैरोज ने दिया था, वो भी ठीक है. ह्यूमन इकोलॉजी ये बैरोज ने दिया था, जबकि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का भी रेडसेल ने दिया था. तो रेडसेल वाली जगह हम लिख देते हैं. रेडसेल वॉज अ जर्मन जोग्राफर इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन. हिज मेजर वर्क एंथ्रोपोजियोग्राफी. रेडसेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जोग्राफी, या फिर कह सकते हैं कि एंड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है. रेडसेल आगे बढ़ते हैं. ये हो गया, तो ये हो गया रेडसेल के बारे में. द थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म वाज नॉट गिवन बाय ले पिशान. इट वाज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंच स्कॉलर्स लूसियन फेब्रे, ठीक है. एंड scholars of this ideology believe that man is free to choose the elements of nature. There are possibilities everywhere and man is the master of these possibilities. Fabre believes there is no compulsion anywhere, there are possibilities everywhere, ठीक है. Then moving on, the concept of rural-urban continuum. This was given by, so ये Robert Redfield ने दिया था. The term rural-urban continuum refers to the gradual transition between rural and urban areas rather than a distinct separation. The concept was first proposed by an American anthropologist Robert Redfield. तो यहाँ लिख सकते हैं, ये अमेरिकन है, इन्होंने रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था, which actually says that there is no distinct separation, rather gradual transition between rural and urban areas. Gradual transition between rural and urban areas, ठीक है. तो ये हो गया. Then the book Territorial Growth of a State was written by, अब Territorial Growth of a State was also written by Redseal. Redseal को हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं, मैंने मेंशन तो नहीं किया है, तो यहाँ पे एक नया कॉलम बना के करना पड़ेगा, या वहीं ऊपर लिख देते हैं. एंथ्रोपो यहीं पे बगल में लिख देते हैं. इन्होंने किस किताब को लिखा था रेडसेल ने? टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट. टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, ठीक है. मूविंग ऑन, हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर्स फर्स्टली फॉर्मली यूज द टर्म कल्चरल लैंडस्केप. तो अब ये ऑटो स्ल्यूटर ने इस्तेमाल किया था कल्चरल लैंडस्केप का शब्द पहली बार, ठीक है. ये भी लिख सकते हैं, द वर्ड कल्चरल लैंडस्केप वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑटो, ठीक है. इसे हम पकड़ लेंगे, ऑटो से ही पकड़ लेंगे. द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स. तो ये 1987 में, ये तो हम पढ़ चुके हैं. वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में हुआ था. ब्रंटलैंड रिपोर्ट के तहत ये लिखा गया था. ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज पब्लिश्ड. तो ये 1990 में निकाला गया था. और इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकसेस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ रादर देन ओनली ऑन रिचनेस ऑफ द पीपल, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है. और इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ इंडेक्स हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एट द फोर फ्रंट, फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी है, और मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी इसी का हिस्सा है. 1990 ऑनवर्ड्स ये निकाला जाने लगा था बाय UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. नेक्स्ट, with which one of the following approaches of human development International Labour Organization is associated? With which one of the following approaches of human development? तो ये capability approach नहीं है, ये basic needs approach है. The basic needs approach to human development was proposed by the International Labour Organization. The 6 necessities identified under this approach are housing,
water supply, sanitation, health, food, education. The basic needs approach कौन लेके आया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड 6 बेसिक नीड्स. ठीक है, बेसिक नीड्स. बस अब ये लिख सकते हो वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, और क्या था? 3 तो ये हो गया. फूड, हेल्थ एंड हाउसिंग. ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द लेटेस्ट वन? तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाला हो जाएगा. और पोस्ट मॉडर्निज्म जो लेटेस्ट वाला है उसमें कुछ प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कि द 3 मेजर पाइनियर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी या सोशल थ्योरी. अब ये इसमें एक नाम याद रखो, फौकॉल्ट, FOUCAULT, और दूसरा फ्रैंकोय. ये 2 नाम याद रखो. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं. प्रोपोनेंट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, तो यहाँ पे फौकॉल्ट एंड फ्रैंकोय. नेक्स्ट, अर्बन ज्योग्राफी इज़ अ सब फील्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? तो ये सेटलमेंट ज्योग्राफी का सब फील्ड है. सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत अर्बन ज्योग्राफी का टॉपिक आता है. फिर कुछ नेट के सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो देख लेते हैं. अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब देखो, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी कब आया था? और द नेचर ऑफ ज्योग्राफी तो 1939 में लिखा गया था, आई थिंक, बाय हार्ट्सहॉर्न. लेकिन एक्सेप्शनलिज्म एंड बाय द वे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ तो डार्विन लिखा था बहुत पहले, तो आई थिंक वो सबसे पहले जाना चाहिए, बट वो नहीं जाएगा. क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ये किसने लिखा था? देखो, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न वॉज पब्लिश्ड इन 1781 बाय कांत. तो ये किताब का नाम बहुत पुराना है, इसलिए लिख लेते हैं 1781 बाय कांत. जबकि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ तो ये डार्विन ने लिखी थी 1859 में. और इसके बाद एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी कब आया था? ये मेरे ख्याल से 1953 में आया गया था. एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी 1953 बाय, ये कोई शैफर व्यक्ति थे. ठीक है, शैफर. ठीक, तो ये हो गया. फिर हु वाज द ऑथर ऑफ द 17 वॉल्यूम्स ऑफ ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज? तो ये आई थिंक ये स्ट्रैबो लिखे थे. ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज 17 वॉल्यूम तो स्ट्रैबो लिखे थे. And the scientific observations about the size, shape and circumference of the earth were made by Eratosthenes and the Hipparchus at which of the following place? तो ये दोनों ने अपनी पढ़ाई बेसिकली कहाँ पे ये सब डिस्कवरी किया था? तो scientific observations related to the size, shape and circumference of the earth were conducted in Alexandria by Eratosthenes and Hipparchus. And so he was the first to use the term geography, which means the descriptive study of the earth. Eratosthenes की बात हो रही है. Then Hipparchus, originally an astronomer, invented circular instrument called astrolabe for observing constellations. तो ये लिख सकते हैं कि astrolabe for observing constellations first developed by Hipparchus. And दूसरी चीज़ ये Eratosthenes and Hipparchus both belonged to Alexandria. Now where is that? You can see later on. Then who is the first person to coin the term geopolitik? तो ये तो कोई Cajalin है, Rudolf Cajalin. The term geopolitics was first used by Rudolf Cajalin. The term geopolitik first used by Cajalin. ये Swedish है. ठीक है. Next, who has authored the famous book मुकद्दिमा? तो ये इब्न खल्दूम ने लिखा है, हालांकि ये आएगा नहीं. ठीक है. अब यहाँ पे मुकद्दिमा किताब एक जो लिखी गई थी 6 वॉल्यूम में लिखी गई थी. इट वाज रिटन बाय इब्न खालदून. और एक बड़ा ही विचित्र सा नाम है, अल इदरीसी. इन्होंने एक किताब लिखी थी एंटरटेनमेंट फॉर दोज हु डिज़ायर वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ कल्चरल हार्थ डिफाइंड? अब ये छोड़ दो. नाउ विच पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद फर्डिनांड दे सॉस्यूर? Ferdinand de Saussure is considered the founder of structuralism. Structuralism is a scientific method that seeks to analyze facts through semiotics, a system of science and a framework of interrelated components that function together. ठीक है, तो बस इतना यहाँ से पता चल रहा है कि founder of structuralism ये जाएगा तुम्हारा फर्डिनांड
दे सॉश्योर, ठीक है। देन आइडेंटिफाई 2 स्वीडिश स्कॉलर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो अब ये भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसको भी छोड़ दो, नेट का नहीं आएगा। देन मूविंग ऑन, फिर कई सारे क्वेश्चंस हैं नेट के, वी कैन स्किप दैट, ठीक है। अब ये देखो, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेनस्ट्रॉम। अब ये लेवेनस्ट्रॉम क्या होता है? LEBENSRAUM। ये कॉन्सेप्ट कौन? रेटसेल ही लेके आए थे, ठीक है। टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन्स इन जोग्राफिकल स्टडीज़ प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेनस्ट्रॉम। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये देखना पड़ेगा। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेनस्ट्रॉम, तो ये अगेन रेटसेल 2 बार आ गया। विच एक्सप्लेन्स दैट स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म विच ओड इट्स लाइफ टू अर्थ एंड which was ever striving to seize more and more territory। ये इसका मतलब होता है state is like an organism which owes its life to earth। The state is always striving to seize more and more territory। The state is always striving to seize more and more territory, ठीक है। That is the meaning of Lebensraum given by Retzel। अब फिर मैथ्स तो कॉलम है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स बता दे रहा हूँ। कंपैरेटिव ज्योग्राफी ये रिटर लेके आए थे, और डिकिंसन द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी लेके आए थे, द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। देन वी हैव हार्ट्सहॉर्न द नेचर ऑफ ज्योग्राफी लेके आए थे, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। देन वी हैव डेविड हार्वे, अब ये छोड़ दो डेविड हार्वे। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? स्कॉलर मॉडल। तो अब जैसे देखो, तो करेक्ट मैचेस बता दे रहे हैं, कुछ मॉडल्स हैं। तो अब यहाँ पे फ्राइडमैन का एक है कोर पेरीफेरी मॉडल, और रिमर का है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से दोबारा आएंगे फिर देखेंगे। कुछ काम कर लेते हैं। डार्क स्क्रीन, ये कैसे सही होगा? जनरल, ये कैसे सही होगा यार? डार्क प्रेफरेंसेस, ठीक है, हो गया। अब तो हम लोग अब फोकस करेंगे पीजीटी और टीजीटी वाले ही सवाल पे ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नोट्स बहुत ही एंडलेस बन जाएंगे। तो जो हमारे रेलेवेंट है क्वेश्चंस वही देखते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब जितना कर लिए वो तो लिख ही लेते हैं। तो अब देखो, हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी 1950 से 60s के बीच में हुआ था, बट इस फेज़ को सिविल वॉर किसने डिक्लेयर किया था? तो वो डडली थे। तो ये लिख लो, डडली कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन फेज एज ए सिविल वॉर, ठीक है, बस। नाउ विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी प्रेजेंट्स डुअलिज्म? तो इसका सही आंसर है रीजनल एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी represents dualism in geography। Humboldt significantly contributed to systematic geography, which follows an empirical and inductive approach, while regional geography focuses on studying specific areas। तो Humboldt को अगर हम कहें तो systematic geography के प्रोपोनेंट बोल सकते हैं, whereas दूसरी साइड ये है कि रीजनल ज्योग्राफी के प्रोपोनेंट्स कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पे? ये हो जाएंगे रिटर, गैलोइस, मैकार्थी, एक सेकंड, ब्रूनहेस एंड ब्लाश। ये वही ब्लाश हैं, वाइडले ब्लाश, और एक और याद कर लो, डे मार्टोन है। तो ये लोग इस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के प्रोपोनेंट्स हो जाएंगे। मूविंग ऑन, हु फाउंडेड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच? अब ये बता चुके हैं, ये फूटुआन, ये 1976 में ले आए थे। देन कुछ मिडल ईस्ट के ऑथर्स थे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। तो वो देखो कि अल-बिरूनी का सबको बताया कि किताबुल हिंद लिखे हैं। उन्हीं की तरह एक और अल-बल्खी भी थे। तो अल-बल्खी, इन्होंने क्या लिखा था? अल-बल्खी ने लिखा था किताबुल अशकल, किताबुल अशकल, वेराज अल-बिरूनी तो बताइए किताबुल हिंद लिखे थे। उसी तरह से इब्न खालदून एक व्यक्ति थे, इन्होंने लिखा था मुकदमा, ठीक है। उसी तरह से एक और थे, वो आई थिंक इदरीसी करके थे, इदरीसी ने लिखा था टैब्यूला रॉजरियाना, ठीक है। तो ये लिखे थे कुछ ऑथर्स, तो ये मैंने बता दिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु सेड द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट? तो ये कोई ह्यूटन, HUTTON, उन्होंने ऐसी बात कही थी, द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट।
द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, तो ये हूटन ने लिखा था। उसी तरह से हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, अब हूटन ने ही ये थ्योरी भी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, और ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि changes in the Earth's crust throughout history have resulted from the action of uniform continuous processes. Changes in the Earth's crust throughout history have resulted from the action of uniform continuous processes that are still ongoing today. तो ये बात हूटन ने बोली थी, ठीक है, और यही थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म होती है। देन मूविंग ऑन, हु प्रपोज्ड द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, अब ये हूटन ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड देन बिहेवियरल जोग्राफी emerged as a reaction to quantitative geography, ये तो नो ब्रेनर था, ठीक है। अच्छा, बाय द वे सम प्रोपोनेंट्स ऑफ बिहेवियरल जोग्राफी, ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला नाम आएगा विलियम कर्क, दूसरा नाम आएगा SAUER, ठीक है। एक बात और याद रखो कि 1960 तक आते आते बिहेवियरल जोग्राफी फोकस्ड ऑन मेंटल मैप्स, ठीक है। अब ये बात भी क्लियर हो गई। देन वी हैव हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मोग्राफी एंड डिवाइडेड इट इनटू यूरेनोग्राफी एंड जोग्राफी, तो ये हमबोल्ट हमबोल्ट नहीं किया था। हमबोल्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉस्मोग्राफी इन 1845 to 1862, तो ये लिख लेते हैं इंट्रोड्यूस्ड कॉस्मोग्राफी इन 1845 to 62, ठीक है। और हिज सिग्निफिकेंट वर्क्स इंक्लूड, अब इन्होंने क्या क्या किताबें लिखी थी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है। राइनलैंड बेसाल्ट नामक किताब लिखी थी, और क्या नाम है यार, जियोग्नोसिया, ये किताब लिखी थी। देन वोएज टू इक्विनॉक्टियल रीजन्स एंड देन सेंट्रल एशिया एंड जोग्राफी, रीजनल जोग्राफी ऑफ मैक्सिको एंड क्यूबा, ये सारी किताबें लिखी थी हमबोल्ट ने, ठीक है। एंड एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखो कि हमबोल्ट was first to use isothermal lines and created world maps based on them, ठीक है जी। Now who introduced the concept of cosmography and divided it into uranography and geography, ये हमबोल्ट बता दिया मैंने। And who among the following proposed the idea of constructing a navigable canal between India and Sri Lanka, तो बस नाम याद कर लो, ये कोई A.D. टेलर थे, ये लिख ही लेते हैं हम क्योंकि ये वैसे GS में काम आएगा। अरे ये क्या खुल गया यार। Anyways, proposed the idea of constructing a navigable canal between India and Sri Lanka, ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। Then moving on, अब ये किताब मैंने बता दिया है, अल मसऊदी का नहीं बताया था वहाँ पे, अल बल्खी का बताया, इब्न खालदून का बताया, अल इद्रीसी, और अल मसऊदी का भी एक किताब याद कर लो, दैट इज़ किताब मुराज अल दहाब, तो ये अलग से लिख लो क्योंकि लंबा नाम है। अल मसऊदी रोट किताब मुराज अल दहाब, ठीक है, ये किताब लिखी थी अल मसऊदी ने। देन मूविंग ऑन, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम इन ज्योग्राफी, तो ये बस इतना याद कर लो, The concept of paradigm was introduced by K.U.H.N. Kuhn, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 100 सवाल। अब देखो थोड़ा सेलेक्टिव करते हैं, अब हम जो PGT वगैरह के सवाल हैं वही देखते हैं, तो जो सिलेबस में है। अब जैसे ये है, हु स्टेटेड मैन इज़ द अल्टीमेट फैक्टर इन मॉडिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप्स, तो ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, सॉयर के द्वारा, ठीक है, SAUER के द्वारा। अभी मैंने कहीं तो लिखा था ये, ही इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ बिहेवियरल जोग्राफी, ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। सॉयर मेड स्टेटमेंट, क्या बोला था इन्होंने कि मैन इज़ द अल्टीमेट फैक्टर इन द मॉडिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप्स, मैन इज़ द अल्टीमेट फैक्टर इन द मॉडिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप्स, man is the ultimate factor in the modification of landscapes. This statement was made by सॉर, ठीक है। एक चीज़ और ये जान लो कि सॉर ने कुछ जर्मन वर्ड का इस्तेमाल किया था, लैंडशाफ्ट फॉर लैंडस्केप, ठीक है। ही कैटेगराइज्ड लैंडस्केप्स इनटू 2 टाइप्स, ही कैटेगराइज्ड लैंडस्केप्स इनटू 2, ये हो जाएगा एक नेचुरल लैंडशाफ्ट
इट्स अ जर्मन वर्ड, और दूसरा हो जाता है KULTUR, कल्चर लैंडशाफ्ट। तो ये दोनों किताबें सौर ने लिखी थी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब TGT का सवाल दिख नहीं रहा है। अब ये एक सवाल देखो, हु यूज द टर्म फिजिकल जोग्राफी फॉर जनरल जोग्राफी। तो ये तो हमबोल्ट ने किया था, एंड ठीक है, एंड इन विच ऑफ हिज वर्क्स डिड रेटसेल इंट्रोड्यूस द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफिक, इन विच ऑफ हिज वर्क। तो ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और तो यहाँ लिख लेते हैं कि इन विच ऑफ हिज वर्क्स डिड रेटसेल इंट्रोड्यूस द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफिक। तो इसका आंसर है रेटसेल इंट्रोड्यूस्ड एंथ्रोपोजियोग्राफिक व्हाइल स्टडीइंग द हार्मोनियस म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, ठीक है। अब कहीं ऊपर लिखा हो रेटसेल के बारे में तो वहीं लिख लेते हैं। यहाँ लिखा था ये तो रेटसेल इंट्रोड्यूस्ड anthropogeographic, the term anthropogeographic while studying the relationship between man and nature। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। और एक और सवाल यहाँ था कि हु यूज द टर्म फिजिकल जोग्राफी फॉर जनरल जोग्राफी। तो ये हमबोल्ट है। हमबोल्ट के बारे में कहीं दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ नहीं है। ये है हमबोल्ट, ठीक है। तो यहीं लिख लेते हैं कि हमबोल्ट used the term physical geography to refer to general geography which is also known as systematic geography, ठीक है। तो he made a significant contribution to the development of physical geography, climate geography and vegetation geography, which is why he is regarded as the founder of modern geography. He also coined the term permafrost to describe Siberian frozen lands। तो यहाँ लिख लेना ज़रूरी हो जाएगा पूरी बात कि Humboldt used the term physical geography to refer to general geography, which is also known as systematic geography, full stop. Humboldt made significant contributions to the development of physical geography, climate geography, and vegetation geography, which is why he is regarded as the founder of modern geography, full stop. He also coined the term permafrost to describe Siberian frozen lands। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे हमबोल्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें होंगी यहाँ पे, जैसे इनके बारे में ये किताबें लिखी हैं, राइनलैंड बेसाल्ट, जियोग्नोसिया, वॉयज टू इक्विनॉक्शियल रीजन्स, सेंट्रल एशिया एंड रीजनल जोग्राफी ऑफ मैक्सिको एंड घाना, नॉट घाना, क्यूबा। Then Humboldt was the first to use isothermal lines and created world maps based on them. Then Humboldt used the term ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया, ठीक है। Humboldt used the term physical geography to refer to general geography, which is also known as systematic geography. Humboldt made significant contributions to the development of physical geography, climate geography and vegetation geography, which is why he is regarded as the founder of modern geography. And he also devised this term permafrost। तो ये सारी बात हो गई Humboldt के बारे में, ठीक है। Then who proposed the concept of unity in diversity? तो ये concept रिटर का है, ठीक है। अब रिटर के बारे में भी देख लो कि he used the German term Erdkunde for geography. His study methods include empirical method, comparative method, analytical and cartographic methods. His theories emphasized Earth's unity, determinism, human-centered geography। तो यहाँ से रिटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ऊपर लिखा होगा कहीं। यहाँ रिटर लिखा हुआ है। अब ये बुक का नाम है अर्टकुंडे एंड इसका मतलब होता है मीनिंग ज्योग्राफी। एंड अगर अप्रोचेस, रिटर के अप्रोचेस बताएं तो empirical comparative analytical methods, empirical comparative analytical methods and even cartographic methods, ठीक है। और his theories emphasized Earth's unity, determinism, human, यहाँ ये लिख सकते हैं unity and diversity इन्हीं का concept दिया गया है, ठीक है। We are talking about Ritter। Then moving on, which of the following represents a recent development in geographical studies? तो ये positivism है। Positivism was introduced by French mathematician and philosopher Auguste Comte। ये तो यहीं लिख लेते हैं। So it is based on the belief that real knowledge is scientific and should be derived from facts and experience. Determinism, on the other hand, is a major German school of thought in human geography, which states that human activities are controlled by environmental conditions. I'd like to note both of them, but let's have a look at the next questions first.
हु डेमोन्स्ट्रेटेड द यूटिलिटी ऑफ ज्योग्राफी एज ग्लोबल साइंस, ये छोड़ दो. देन अगर इसको क्रोनोलॉजिकल मतलब व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, तो सबसे पहले आया था ग्रीक, देन फिर रोमन, फिर डार्क एजेस, फिर अरब. द कमीशन कंसिडर्ड ऑप्शन ए एज करेक्ट बट द एक्चुअल करेक्ट आंसर इज़ बी. ठीक है, तो हम ये भी लिख लेंगे और ये ऊपर वाला भी लिख लेंगे. तो पहले हम पॉजिटिविज़म के बारे में लिख लें. पॉजिटिविज़म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑगस्ट कॉम्टे, फुल स्टॉप. इट इज़ बेस्ड on the belief that real knowledge is scientific and should be derived from facts and experience. ठीक है, तो ये हो गया positivism. अब अगर हम वहीं determinism के बारे में बताएं. Determinism on the other hand is a major German school of thought which states that human activities are controlled by environmental conditions. ठीक है, तो ये positivism और determinism आ गया. Proponents of determinism मैंने already बता रखे हैं और यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी हो जाता है. Chronological order school of thought, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा आया था ग्रीक, फिर रोमन, फिर डार्क एजेस. क्या होता है पता नहीं क्या होता है, बट याद कर लो डार्क एजेस. उसके बाद फिर अरब आया था. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस कि अब ये छोड़ सकते हो. यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो कि पीट वॉज ए प्रोपोनेंट ऑफ रेडिकलिज्म. ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद रखो. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग correctly represents the chronological order of geographers from the German school. अब ये छोड़ दो. ठीक है, नेट के सवाल छोड़ दो, आगे बढ़ो. Which medieval geographer significantly improved Ptolemy's work? तो ये अल इद्रीसी है, ये याद रख सकते हो तो कर लो. अल इद्रीसी improved upon Ptolemy's work. ठीक है, ये नोट कर लिया. Then which of the following Arab scholars made improvements to, ये बताई दिया मैंने. Now who was the first to propose global strategic view model? अब ये क्या होता है. A.T. Mahan first discussed the influence of naval power on states. He elaborated on this in his book The Influence of Sea Power Upon History, published in 1890. He emphasized the necessity of a powerful navy for the United States. छोड़ो, ये सब नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं. एक यहाँ पे नया फैक्ट पता चल रहा है कि एडवर्ड सोजा नामक कोई जोग्राफर थे. मेड सिग्निफिकेंट contributions to post-modernism in geography. He argued that post-modernism emerged in opposition to the historicist approach of modern social science. ठीक है, तो बस यहाँ post-modernist लिख लो, बाकी छोड़ दो. अब यहाँ पे देखो, रेड सेल की कुछ किताब के बता दें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड वॉल्कर कुंडे एंड एंथ्रोपो, ये क्या नाम है यार. तो यहाँ पे मैंने एक किताब का नाम लिखा है एंथ्रोपो ज्योग्राफी और टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट. ठीक है, और यहाँ पे साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के प्रोपोनेंट भी लिखे हैं एंड फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी. कुछ किताबें और लिख लो रेड सेल के बारे में. दैट इज़ एक तो ये इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी लिखी है और वॉल्कर कुंडे पॉलिटिकल ज्योग्राफी और अदर 2 बुक्स बाय रेड सेल. ठीक, बाकी हम बोल्ड का राइनलैंड बेसाल्ट और जियोग्नोसिया, ये तो बताइए. द नेक्स्ट इज़ ठीक है, आगे बढ़ो, ये नहीं है सिलेबस में. दैन विद द पब्लिकेशन ऑफ विच जर्नल इन 1969 द ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी बिकेम ए मेजर फोकस ऑफ ज्योग्राफिकल थाट. तो उस जर्नल का नाम पूछा है, तो ये जर्नल ऑफ एंटीपोड, ANTIPODE, was established at Clark University, Worcester. The research journal published articles related to radical reformism. Main मुद्दा ये है कि with the publication of which of the following journals in 1969 did the major focus of geographical thought became humanistic geography. तो ये एंटीपोड है. अब ये मैंने बस बोल दिया है बट हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, देन अगेन रिपीट हो रहा है, देन कई जगह रिपीट हुआ है तो लिख ही लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये बात है कि in 1969 the journal Antipode was established and humanistic geography became a major focus, after which humanistic geography became a major focus. ठीक है, then the radical reformist research journal Antipode was first launched at, तो ये क्लार्क यूनिवर्सिटी में, ये रिसर्च पेपर क्लार्क यूनिवर्सिटी में पब्लिश किया गया था. ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म.
अब ये कैसा सवाल है, बिहेवियरिज्म इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म। अब मैंने ऊपर ही यहाँ बताया है कि पॉजिटिविज्म ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है एक, क्योंकि यहाँ ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा ये ले आया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट रियल नॉलेज इज़ साइंटिफिक एंड शुड बी डिराइव फ्रॉम फैक्ट्स। और उसके विपरीत क्या हो जाएगा, बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म, the theory of causality, structuralism and typology are related to logical positivism. However, behaviorism is not. In geographical studies, behaviorism emphasizes human behavior, consciousness, abilities, skills. तो दो proponents मैं बताऊँ तो behaviorism के एक हो जाएगा राइट विद द W और एक विलियम कर्क। ठीक है, नेक्स्ट, द एंटायर अर्थ इज़ अ सिंगल यूनिट with its different parts interrelated. This statement represents which of the following ideologies? तो ये terrestrial unity theory है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे देखते हैं। अब ये सवाल देखो, which of the following books was not written by Arab geographer al-Biruni? देखो, किताबुल हिंद लिखा है, तारीख अल हिंद भी लिखा है, अल कानून अल मसूदी। ठीक है, तो काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं बुक्स ऑथर्स में, हिस्ट्री में काम आएगा। कहाँ गया भाई, ये है। तो अब यहाँ किताब का नाम जैसे तारीख अल हिंद, किताबुल हिंद, और क्या है, कानून अल मसूदी, कानून अल मसूदी, और बताएं तो अथर अल बकिया लिख लो बस। ठीक है, किताबुल जमाहिर एंड किताबुल सायदाना। तो ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी हैं? अल-बिरूनी मेंशन 27 बुक्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे किताबुल काफ़ी नहीं लिखी है अल-बिरूनी ने, तो ये सारी किताबें किसने लिखी हैं? अल-बिरूनी। ठीक, देन द आर्टिकल एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी विच मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन ज्योग्राफिकल थॉट वाज रिटन बाय, अब ये शैफर हैं। Exceptionalism in geography was written by F.K. Schaffer, a German geographer who taught economics at University of Iowa. And the German philosopher Immanuel Kant is considered the originator of the concept of exceptionalism. लेकिन तो यहाँ कांत वाले में लिखा है कि नहीं एक्सेप्शनलिज्म का? यहीं लिख लेते हैं कांत के बगल में कि Kant is considered the originator of concept of exceptionalism. Originator of concept of एक्सेप्शनलिज्म। ठीक है, ये तो हो गया, बट इसको गूगल करके देख लेना। अब वापस आते हैं, देखो, विच आर द फॉलोइंग जोग्राफर्स इन इज़ ब्रिटिश। तो अब ये क्या बताएं, ब्रिटिश कौन है भाई? ये पीटर हैगेट ब्रिटिश है, ब्रिटिश है, वाइडाल डे ब्लाश फ्रेंच है, रेडजेल और हैटनर ये दोनों जर्मन है। अब ये कैसा सवाल है, अब लिखना तो पड़ेगा ही। देखो, यहाँ लिखो हैगेट was British और वाइडल डे ब्लाश was French and Retzel and Hettner ये दोनों के दोनों जर्मन थे। Then who wrote the book Influences of Geographic Environment? तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, सेम्पले ने लिखी थी। ठीक है, इनका पूरा नाम था एलन चर्चिल सेम्पले, E.C. सेम्पले, जबकि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये हंटिंगटन ने लिखी है, और ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी ये ग्रिफिथ टेलर ने लिखी है। ठीक है, देन हु रोट द बुक इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट? अगेन सेम्पले ने लिखा था ये। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट या इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट एक ही बात है, दोनों एक ही किताब को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा ब्रेक ले लें। तो काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ कर चुके थे, कहाँ गया यार ये, ज़रा मैं ओपन कर लूँ। ठीक है, अब जैसे हमको यहाँ से करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म के थोड़ा एंटीथेटिकल वे में चला जाता है बिहेवियरिज्म। ठीक है, एंड द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिविज्म इन द 1820s. According to him, true knowledge is scientific and based on facts and experiences which can be verified through observable and scientifically tested data. Its more developed form is known as logical positivism. ठीक है, तो अब ये यहाँ से देखना था कि किसी ने बोला था कि द एंटायर अर्थ इज़ अ सिंगल यूनिट विद इट्स डिफरेंट पार्ट्स इंटर रिलेटेड। ये किसने बोला था या किस थ्योरी से बिलोंग करता है? तो ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी थ्योरी से बिलोंग करता है। एंड टेरेस्ट्रियल यूनिटी थ्योरी इज सपोर्टेड बाय Humboldt, who believed that the entire earth is interconnected and animated by a single spirit. The credit for the terrestrial unity theory is given to Vidal de la Blache, लेकिन
हमबोल्ड भी उसके अच्छे प्रोपोनेंट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों का नाम लिखना चाहूँगा, टेरेस्ट्रियल यूनिटी थ्योरी, टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे वाइडल, ब्लाश एंड हमबोल्ड, दोनों का नाम चला जाएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिसमैच्ड बुक ऑथर, तो बस यहाँ से एक चीज़ याद रखो कि एक किताब है जिसका नाम है द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट। ये किसने लिखी है? द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट इज़ रिटन बाय, ये अल्बेरिनी ने लिखी है, ठीक है। देन मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रोपोनेंट। तो देखो, पॉसिबिलिज्म के प्रोपोनेंट वाइडल डे ला ब्लाश हैं, ह्यूमन इकोलॉजी के बैरोज हैं, इंक्लूसिव हायरार्की के फिल्ब्रिक हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो ऑप्शंस उठा सकते हैं, या तीन मैं बना देता हूँ। पॉसिबिलिज्म के प्रोपोनेंट या सपोर्टर कह सकते हैं कि ब्लाश, और फिर ह्यूमन इकोलॉजी के बैरोज, ठीक है, इसको बोल्ड लेटर्स में लिख से। और एक चीज़ और यहाँ है ओमलैंड, इस कॉन्सेप्ट के प्रोपोनेंट कौन है ओमलैंड के? ये कोई आंद्रे एलेक्स, ठीक है। मूविंग ऑन, हु प्रपोज द रीजनल इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल, तो ये छोड़ दो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय अरब जोग्राफर अल-बिरूनी। अब इनकी मोस्ट ऑफ द बुक्स के नाम मैंने लिख चुके हैं नीचे, मतलब ऊपर नोट्स में। मूविंग ऑन, अब देखो ज़्यादातर सवाल DIC के हैं, छोड़ सकते हैं, वैसे हमारे सिलेबस का नहीं है ये पार्ट। यहाँ से याद रखो कि द आर्टिकल एक्सेप्शनलिज्म इन जोग्राफी विच मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन जोग्राफिकल थॉट वाज रिटन बाय, तो ये शाफर ने लिखा था। एक्सेप्शनलिज्म इन जोग्राफी वाज रिटन बाय F.K. Schaffer, a German geographer who taught economics at the University of Iowa, ठीक है। तो ये भी यहाँ लिख सकते हैं, Exceptionalism in geography was written by Schaffer, a German geographer who taught economics at the University of Iowa. He rejected Hartshorne's exceptionalist claim and advocated for a positivist approach based on facts and methods. Full stop. ठीक है, तो ये यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि एक्सेप्शनलिज्म इन जोग्राफी वाज रिटन, ये किताब का नाम है। हालांकि ये किताब तो लिखी गई थी शाफर के द्वारा, बट ही वाज अ जर्मन जोग्राफर हु टॉट इकोनॉमिक्स एंड ही रिजेक्टेड द, अरे भाई ये क्या लिख दिया है, हार्ट्सऑन एक्सेप्शनलिस्ट क्लेम एंड एडवोकेटेड फॉर अ पॉजिटिविस्ट अप्रोच बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स इज़ ब्रिटिश, तो अब यहाँ पे हेटनर नहीं है, ये हैगेट है ब्रिटिश। आई थिंक हमने ये कल किया था, हैगेट इज़ ब्रिटिश, जबकि हेटनर और रेडसेल दोनों ये जर्मन है, ठीक है। हेटनर एज वेल एज रेडसेल ये दोनों जर्मन है। ऑलराइट, नाउ हु रोट द बुक टाइटल्ड इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये सैम्पले ने लिखी थी, ये हमको बताया। अब कुछ PhD के सवाल हैं यहाँ पे, जैसे कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ द जोग्राफिक एनवायरनमेंट ये किसने लिखी थी? अगेन सैम्पले ने। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, तो यहाँ पे ह्यूमन जोग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन उल्टा चला जाएगा। सो यू कैन से दैट जिस तरह से पॉजिटिविज्म के विरुद्ध है बिहेवियरिज्म, उसी तरह से ह्यूमन जोग्राफी के विरुद्ध है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ठीक है। देन हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द एक्सेप्शनलिज्म इन जोग्राफी, तो ये फाउंडर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म तो इमैनुअल कांत जाएगा, वो मैंने नोट्स बनाए थे ऊपर, फिर से लिख दे रहे हैं, फाउंडर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, तो ये कांत है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच ऑथर्स नेम, तो अब ये किताब याद रखो, फ्रीमैन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने द 100 Years ऑफ जोग्राफी लिखी थी, एंड डिकिंसन ने लिखा था प्रॉब्लम्स ऑफ जोग्राफी, ठीक है। देन देयर इज़ अ बुक कॉल्ड मीटेरोलॉजिका, द बुक मीटेरोलॉजिका वाज रिटन बाय अरिस्टोटल, द फेमस ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। एंड हेरोडोटस वाज अ रेजिडेंट ऑफ ग्रीस एंड he is considered as the father of history, and he lived between 485 to 425 BCE. Then who is called the father of geography, तो ये Eratosthenes है, जबकि father of history मैंने बता दिया हेरोडोटस, ग्रीस से थे, 485 BCE से बिलोंग करते थे। और मीटेरोलॉजिका किसने लिखा था? ये एरिस्टोटल ने लिखा था, ये भी यहाँ लिख लेते हैं, मीटेरोलॉजिका एरिस्टोटल, ठीक है, ये हो गया। राइट, देन अब जैसे ये बता दिया कि आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक किताब किसने लिखी थी? आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स, तो ये किताब लिखी थी वैगनर ने, नहीं,
ये ड्यूटॉइट ने लिखी थी. आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूटॉइट, वेरी इंपॉर्टेंट. और वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट रिटन बाय ड्यूटॉइट. और एक और किताब यहाँ पे है, हु डिस्क्राइब जोग्राफी एज द साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी. तो ये तो याद है, बैरोस, ये मैं नहीं लिखूँगा. उसके अलावा ये है हु रोट द बुक ह्यूमन जोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच. इसके अलावा एक किताब है ह्यूमन जोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच. ये किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी DM स्मिथ. ठीक है, तो ये हो गया. अब ठीक है ना, हु रोट द बुक कॉस्मोस, तो ये तो तुमको पता है. देन व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द डार्क एज इन जोग्राफी, तो ये 4th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच को ही हम 4th to 12th सेंचुरी के बीच वाले समय को हम लोग डार्क एज कहते हैं. ना हु रोट द बुक टाइटल, ये बता दिया, वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स. देन हु प्रेजेंटेड द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड द कंस्ट्रक्टिव मटीरियल्स इन डेजर्ट एरियाज, तो ये इब्न बटूटा ने बोला था. डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड द कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, description of types of houses and their constructing materials in desert areas. ये किसने दिया था? Detailed his experiences of travel and description of different places, cities, regions in his famous book called Rihla. तो ये इब्न बटूटा. ठीक है. Then identify the Greek geographer who was the librarian and used the sign on the Tropic of Cancer near the Nile River. तो ये Eratosthenes थे. Eratosthenes was a prominent Greek geographer who served as the head librarian at the Library of Alexandria. He used the sign on the Tropic of Cancer near the Nile River and accurately calculated the length of the equator. He also made attempts to measure the Earth's circumference. तो ये तो हमको पता है कि Eratosthenes was the first to measure the length of the equator. और he performed a similar exercise. So he was a librarian at Alexandria, and he used the sign on the Tropic of Cancer near the Nile River and calculated the length of equator, and also calculated length of equator. ठीक है, ये सारी बातें हो गई. Then who first scientifically measured the length of the equator? तो ये Eratosthenes है. The statement geography is the science of regional description. तो ये statement तो हेटनर ने दिया था. ठीक है, कि geography as the science of regional description focusing on the study of regions. Geography as the science of regional, तो ये हेटनर ने दिया था. He was a German. ठीक है. The statement geography is the science of regional description of the earth's surface, तो ये again हेटनर ने दिया था. Then which of the following ancient geographers is not a Greek geographer? तो अब ये प्लिनी जो है ना, प्लिनी was a Roman geographer, not a Greek. His famous work Historia Naturalis is composed of 37 volumes covering various topics including astronomy, biology and human studies. तो ये Pliny was a Roman geographer and wrote 37 volumes of क्या नाम था इसकी किताब का? इसकी किताब का नाम था, कहाँ गया है, Historia Naturalis. ठीक है. Now which of the following geographers is not related to human geography? Human geography से कौन geographer नहीं जुड़े हैं? तो अब ये कोई इरविन है? नहीं, इरविन रे इज़ नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन जोग्राफी. अब ये छोड़ दो. देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंथ्रोपोजोग्राफी? ये तो जानते ही हो, रेडसेल ने लिखी थी. एंड इन्होंने पॉलिटिकल जोग्राफी भी किताब लिखी थी एक. ही इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेनसोरम, दैट इज़ अ लिविंग स्पेस. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स मैंने बताया. ही रोड अ बुक एंथ्रोपोजोग्राफी which discusses influence of physical characteristics on human life and culture. इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी political geography and is associated with the theory of environmental determinism. Then who proposed the theory of planetary unity? तो ये हमबोल्ट ने लिखी थी. The theory of planetary unity कह लो या terrestrial unity कह लो, दोनों ही हमबोल्ट ने लिखी थी. ठीक है, तो ये हमबोल्ट ने लिखी थी. Regarding burn, अब ये Varenius पे आ गया एक सवाल. Which of the following statement is true? तो ये Varenius work divided geography into 2 major parts, physical geography and human geography. His contributions to climate classification. तो यहाँ से वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम नोट डाउन कर लेते हैं. बुक कॉल्ड देयर वाज अ बुक कॉल्ड Geographia Generalis. ये किताब लिखी गई थी Varenius के द्वारा 1650 में. ठीक है. Now according to Smith, which is the following, which is not an indicator represent the components of welfare? ये कैसा सवाल है?
छोड़ो इसको. So political boundaries focus on establishing nationalities. Political boundaries focus on establishing nationalities. ये statement किसने दिया था? ये कोहेन ने दिया था. Cohen stated that political boundaries focus on establishing nationalities, emphasizing that the political boundary within a society influences its formation and coherence. ठीक है, तो political boundaries establish nationalities. Political boundaries establish nationalities. ये statement किसने दिया था? कोहेन ने दिया था. ठीक है, ये हो गया. Then who was the first to divide the world geography into 3 continents, Europe, Asia and Libya? तो ये Herodotus ने किया था. Herodotus was the first to divide geography into 3 continents, Asia, Europe and Libya, full stop. He also made a world map where Mediterranean Sea was at the center, surrounded by continents. तो ये इस प्रकार का वर्ल्ड मैप बनाया था किसने? हीरोडोटस ने. हालांकि ये गलत तो था, हमको पता है, बट बनाया था तो याद करना है. 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप एंड लिबिया, और मेडिटेरेनियन सी को ये इन्होंने सेंटर में डाल दिया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन हु इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द फाउंडर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी? तो ये तो रेडसेल है. ठीक है. देन द पीरियड ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी बिगैन आफ्टर. एज ऑफ डिस्कवरी कब आई थी? अब ये मुझे लगता है 15th सेंचुरी के बाद ही एज ऑफ डिस्कवरी आई होगी. ये डार्क एजेस के बाद ही आई थी. And the period of age of discovery began after 15th century. During this period, Columbus discovered the New World, that is America in 1492, and Vasco da Gama discovered the new route to India in 1498. Magellan sailed from the western coast of Europe in 1519, rounded the southern tip of South America, that is Cape Horn, entered the Pacific Ocean and reached the eastern archipelago. Captain Cook made extensive voyages in the Pacific and Indian Oceans from 1768 to 1778 and discovered many new islands including Australian continent. तो यहाँ पे 1492 कोलंबस अमेरिका और 1498 वास्को डी गामा इंडिया. ये 2 बातें याद रखनी है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी द टर्म लैंडस्केप वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये सॉर ने इस्तेमाल किया था, कार्ल ओ सॉर, और वो भी जर्मन में लिखा था, लैंडशाफ्ट. ठीक है, तो कार्ल ओ सॉर इंट्रोड्यूस्ड द टर्म लैंडस्केप. ठीक है, और इसके पहले हमने क्या बात कही थी? 1492 कोलंबस अमेरिका, और 1498 वाला तो हमको बताइए. ठीक है, देन ये असर्शन रीज़न है. तो pragmatic geography is a modified form of functionalism. Pragmatic geography identifies geographic space as a mixture of knowledge and error. अभी मुझे नहीं पता, छोड़ दो. The name of the Shalmali Island mentioned during the Purana period was derived from dash tree. अब ये अच्छा सवाल है. The name Shalmali Island is derived from the silk cotton tree, Shalmali Island. The island is mentioned in the Vishnu Puran and it is one of the 7 mythological continents. Other continents include Jambu Dweep, Plaksha Dweep, Kusha Dweep, Karuncha Dweep, Shak Dweep and पुष्करा द्वीप. अब ये अच्छा सवाल है, इसको लिखना ज़रूरी है. पहले तो विष्णु पुराण में ये सब दिया है. द नेम शलमली आइलैंड डिराइव फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री and it is one of the 7 mythological continents. It is one of the 7 mythological continents mentioned in the Vishnu Puran. Other continents are Jambu Dweep है, then Laksha Dweep, then Kusha Dweep and Karuncha Dweep, Shak Dweep and Pushkar Dweep. तो ये हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, इसलिए लिख लिया है. Then the Gangetic Gulf, which is now known as the Bay of Bengal, was first mapped by. तो ये टोलेमी के द्वारा बे ऑफ बंगाल का सबसे पहले किया गया था. He included the source of Ganges and the tributaries in the Himalayas. तो यहाँ लिख सकते हैं Ptolemy was the first to map Gangetic Gulf और Bay of Bengal. ठीक है. Then in the TO maps proposed during the Christian European period, the T in the map represented ये Aegean Sea नहीं Mediterranean Sea को denote करता है. The TO maps, T represented the Mediterranean Sea whereas O represented the surrounding seas, with the T showing the Mediterranean Sea in the center. The vertical stem of the T, which represents the Mediterranean Sea, divides the map into 3 continents, Asia, Africa and Europe. The horizontal bar of the T symbolizes 2 bodies, water, the Don River and the Nile River. Water, अजीब बात है यार ये. TO maps में O represented the surrounding seas,
whereas T represented the Mediterranean. देखो जो vertical वाला है, the vertical stem of T which represents the Mediterranean Sea divide the world into 3 continents, Asia, Africa and Europe. तो जो vertical वाला है that divides the world into 3 continents, Asia, Africa and Europe. And फिर जो horizontal वाला है that symbolizes 2 bodies of water, एक नाइल रिवर और एक डॉन रिवर, और बीच में दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है. तो ये TO मैप्स है और ये क्रिश्चियन यूरोपियन पीरियड के समय ज़्यादा प्रचलित थे. देन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री. अब ये JRF का है, छोड़ दो. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मिथोलॉजिकल आइलैंड्स इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. तो अब ये शक द्वीप जो है, लेकिन यार ये क्या, शक द्वीप इज रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी. शक द्वीप करस्पॉन्ड्स टू साउथ ईस्ट एशिया एंड द ईस्टर्न आर्चिपेलागो. अब ये कंफर्म करना पड़ेगा, सो पूछ लेते हैं शक द्वीप वाज ऑस्ट्रेलिया और नॉट. तो देयर इज़ नो स्कॉलरली आर्टिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस टू सपोर्ट. क्या यार, तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से शकद्वीप वाज अ प्री हिस्टोरिक लोकेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया. हाँ ये पढ़ो. वेयर द अर्ली तमिल्स थ्राइव्ड एंड द आर्केक वैदिक सोसाइटी एमर्ज्ड. तो कहाँ था ये शकद्वीप जो है, जो पुराणास में मैंशनड है. देखो इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट लाइक द पुराणास एंड महाभारत, शकद्वीप is described as one of the 7 mythical concentric island continents, सप्तद्वीप. तो ये इसका लोकेशन जो है पता ही नहीं रहा है. The most prevalent theory is that Shakdweep corresponds to a region inhabited by the Sakas, Indo-Scythians, regions like Sakastan, that is Iran, Afghanistan, or areas around Transoxiana, Central Asia, Iran. नहीं ये गलत बता रहा है. तो ये क्वेश्चन छोड़ दो. अब इसके हिसाब से ये ऑस्ट्रेलिया को शकद्वीप बता रहा है. शकद्वीप इज़ रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो यही मान लेते हैं, ठीक है. यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं शकद्वीप के आगे. द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कार्ल लोसॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी. तो कल्चरल मूवमेंट्स इज़ नॉट अ पार्ट, whereas cultural history, cultural problems and cultural landscape, all three are part of the cultural geography. लेकिन cultural movements is not a sub part of cultural geography. Then who is the author of the book Geography of Elections? छोड़ दो. अब सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस हैं, ये सब छोड़ दो. फिर नेट JRF के हैं, छोड़ दो. ये सारे छोड़ दो. फिर यहाँ आ जाओ 203 नंबर पे. The term geography was first introduced by, अब ये तो सब लोग जानते हैं, Eratosthenes. And Eratosthenes in Greece, he attempted to establish geography as a distinct field of study. Eratosthenes divided the known earth into 5 zones. और ये सारी बात लिख देते हैं हम यहाँ पे. The term geography was first used by Eratosthenes in Greece, full stop. He attempted to establish geography as a distinct field of study and divided the known earth into 5 zones, full stop. He was the first scholar to use gnomon to measure the correct length of equator and estimated Earth's circumference to be 25,000 miles. In his book, he referred to the habitable world as OIKOUMENE. तो इतना काफ़ी है, ठीक है. ये हैबिटेबल वर्ल्ड था. अब ये एराटोस्थेनीज नहीं किया था, ये ग्रीस से बिलोंग करते थे, ठीक है. और 5 जोन्स में बांटे थे और ये ग्नोमॉन का इस्तेमाल करके सर्कमफ्रेंस निकाले थे 25,000 माइल्स, ठीक है. नाउ हु फर्स्ट यूज द टर्म ज्योग्राफी, तो ये ग्रीक्स, ठीक है. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी में द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी नहीं जाएगा. एंड अगेन कार्ल ओसॉर के हिसाब से कल्चरल ज्योग्राफी में कल्चरल मूवमेंट्स डज नॉट मेक अप अ पार्ट ऑफ द कल्चरल ज्योग्राफी. अभी हमने देखा था T/O मैप्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द, अब ये क्रिश्चियन या रोमन पीरियड कह सकते हैं, नहीं, द डार्क एजेस के समय ये बनाया गया था. तो ये भी यहाँ याद करने वाली, लिखा नहीं है क्या, कहीं लिखा तो था मैंने. T/O मैप्स वर मेड ड्यूरिंग द डार्क एजेस, ठीक है. दैट इज़ 15th सेंचुरी से पहले या 4th से 12th सेंचुरी के बीच. एक सेकंड, 4th से 12th वाला क्या था, 4th से 12th के बीच कुछ तो पढ़े थे हम लोग, अब याद नहीं आएगा. एनीवेज, तो ये हो गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स वाज अ टेलियोलॉजिस्ट. तो ये रिटर की बात हो रही है. टेलियोलॉजिकल ज्योग्राफर कौन था. रिटर वाज अ टेलियोलॉजिस्ट एंड Humboldt was agnostic thinker. Humboldt was an agnostic thinker and he considered geography as a descriptive science, while Ritter emphasized the human aspect of geography, particularly human interactions with the environment. तो ठीक है. Then who formulated the biological theory of state.
तो ये तो रेड सेल ने दिया था बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम ऊपर जाते हैं और यहाँ रेड सेल के बारे में लिखना चाहिए कि रेड सेल द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट वाज गिवन बाय रेड सेल। ठीक है, फिर ये है हु एस्टैब्लिश्ड अ कोरिलेशन बिटवीन द कलर ऑफ ओशियानिक वाटर एंड इट्स सैलिनिटी। तो ये अच्छा सवाल है, अल मसूदी की बात हो रही है तो ये अल मसूदी ने किया था। नाउ विल टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, तो ये यहाँ तक कर चुके थे। एक किताब रेड सेल ने दैट इज़ द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये मैंने बताया था लास्ट में। और राइट आफ्टर रेड सेल एक बात मैं लिखना चाहूँगा कि अल मसूदी established a correlation between the color of oceanic water and its salinity. Al-Masudi is also known as the Herodotus of the Arabs. Some of his notable works include, अब इसमें किताब अल-अस्वद, किताब अकबर उल ज़मान, किताब अल-तमी, किताब मरूज अल-दबा। तो इसमें ये 2-3 किताब के नाम इम्पॉर्टेंट है, वो नोट कर लेते हैं। और अल-मसूदी established a correlation between, Al-Masudi established a correlation between the color of oceanic water and its salinity. He wrote a few books, जैसे कि यहाँ पे किताब मुरुज अल दहाब, तो इसको मैं शॉर्ट में किताब अल दहाब ये लिख लेते हैं। और किताब अल तनबीह और एक और लिख लेते हैं किताब अल अस्वद एंड किताब अकबर, किताब अकबर एंड किताब अल तनबीह नहीं, किताब अल अस्वद। तो ये कुछ किताब बाय अल मसूदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज वर्क्स एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये हॉशोफर थे। आई नो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई सिलेबस बट द मोर यू नो द बेटर यू विल परफॉर्म। तो हॉशोफर established the relationship between political geography and foreign policy. ठीक है, हॉशोफर। देन अब इन्होंने भी कुछ किताब लिखी थी, 3 significant books on geopolitics, ये सब हम नहीं देखेंगे। देन ये कुछ मैच द कॉलम है बट नेट का सवाल है, वी कैन स्किप दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर, ये आता है मैच द कॉलम। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते हैं। देखो द शब्द पकड़ो, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी शब्द ये क्रेडिट दिया जाता है यी फू टुआन को, और बिहेवियरल ज्योग्राफी के लिए विलियम कर्क को, और पॉजिटिविस्ट ज्योग्राफी के लिए ऑगस्ट कॉम्टे को, और नियो डिटर्मिनिज्म के लिए ग्रिफिथ टेलर को। लेकिन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मेरे ख्याल से रेड सेल को दिया जाता है, लेकिन नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर को। यहाँ तो ये लिख लेते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म इज़ रिलेटेड विद ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ये बात। देन नेक्स्ट इज़ हू रोट द बुक ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। तो ये एवरेट जेम्स ने लिखा था बट नॉट इम्पोर्टेंट। अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस अगेन मैच द कॉलम। तो पहले ये देखते हैं, ये मैच द कॉलम है। तो देखो अल मसूदी ने किताब अल हिंद लिखी थी, ये तो मुझे पता है। और इब्न खालदून ने मुकद्दिमा नामक किताब लिखी थी। और अल बिरूनी ने नहीं, किताब अल अशकल लिखी थी अल मसूदी ने मेरे ख्याल से। नहीं, ये गलत बता रहे हो। इसमें बस मुझे यही किताब मुरुज अल दहाब, ठीक है, ये लिखा था अल मसूदी ने, जबकि अल बिरूनी ने लिखा था किताब अल हिंद, और इब्न खालदून ने लिखा था मुकद्दिमा। यही 2 फैक्ट्स से हो जाता सवाल। अब ये हमारे मतलब का सवाल है, हु सपोर्टेड द आइडिया दैट द स्टेट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू द लैंड। तो अगेन ये रेड सेल नहीं दिया था। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेनस्ट्रॉम दैट इज़ लिविंग स्पेस। ही एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड द सोसाइटी। रेड सेल ऑल्सो सपोर्टेड डिटर्मिनिज्म विच स्टेट्स दैट ह्यूमन्स कैन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ चले जाते हैं। रेड सेल की थ्योरी है। थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल स्टेट भी इन्हें नहीं दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब नेट का सवाल छोड़ देते हैं। और देन वी कम टू दिस क्वेश्चन अगेन, ये मैच द कॉलम है। फिर डिटर्मिनिज्म को अगेन मैच करना है, तो इट विल गो विद रेड सेल। और नियो डिटर्मिनिज्म को अभी मैंने बताया ग्रिफिथ टेलर। अब 2 चीज़ें और हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिज्म और पॉसिबिलिज्म। देखो पॉसिबिलिज्म का मैं बता देता हूँ, नॉट जनक बट प्रोपोनेंट।
प्रोपोनेंट ऑफ क्या है, पॉसिबिलिज्म, तो ये हैं ब्रुनहेस, ठीक है, तो ये हैं ब्रुनहेस। वेयर एज एक और फैक्ट यहाँ प्रोबेबिलिज्म का भी देख लो, प्रोपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिज्म ये हो जाता है स्पेट, ठीक है। देन which Greek scholar believed that history should be examined in a geographical context and geography in a historical context। अब ये हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है। तो ये हीरोडोटस का स्टेटमेंट था कि हिस्ट्री शुड बी एग्जामिन इन अ जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट एंड जोग्राफी शुड बी एग्जामिन इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर अब अपने मतलब का सवाल देखते हैं बस थोड़ा फोकस्ड होके। अब ये एक मैच द कॉलम है, तो देखो ये हम जानते हैं किताब को मैच करना है। एंथ्रोपोजोग्राफी तो रेडसेल ने लिखी थी, और जोग्राफिया तो लिखी थी स्ट्रैबो ने, ठीक है, नहीं टोलेमी ने लिखी थी, जबकि सिंपली जोग्राफी लिखी थी स्ट्रैबो ने। तो स्ट्रैबो ने लिखी थी जोग्राफी, जबकि टोलेमी ने लिखी थी जोग्राफिया, और रेडसेल ने लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी, और वेरिनियस ने लिखी थी जोग्राफी जनरलिस, ठीक है। अब पैराडाइम किसने लिखा था, टी.एस. कुन ने, ठीक है। पैराडाइम इज़ नॉट अ बुक बट इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और दिख रही है, पॉसिबिलिज्म में वाइडल डे ला ब्लाश को भी नाम डाल दिया है, जबकि यहाँ पे हम ब्रुनेस देख रहे हैं। आई स्टिक विद ब्रुनेस अनलेस आई सी मोर इंस्टेंसेस वेयर ब्लाश इज बीन एसोसिएटेड विद पॉसिबिलिज्म। देन नेक्स्ट, द जर्मन टर्म लैंडशाफ्ट वाज एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश बाय, तो ये कार्ल सोर ने एक्सप्लेन किया था लैंडशाफ्ट को इंग्लिश में, ठीक है। और इन्होंने लैंडस्केप पे द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप किताब लिखी थी, ठीक है। देन मूविंग ऑन, अब हमारे मतलब का सवाल दिख तो नहीं रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे ठीक है ये कैजेलन, ठीक है। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू द ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखो विलियम कर्क जो हैं, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिहेवियरल एज वेल एज pragmatic approach has been associated with William Kirk, ठीक है। Then which of the following pairs is incorrectly matched, तो अब ये छोड़ो, और अपने मतलब का सवाल मिल नहीं रहा है। Moving on, अब अगेन देखो ये टोलेमी ने अल्माजेस्ट नामक किताब लिखी थी, स्ट्रैबो ने जोग्राफिया लिखी थी। अभी तो हमने कहीं तो पढ़ा था कि देखो ये स्ट्रैबो ने जोग्राफी लिखी थी, जबकि टोलेमी ने जोग्राफिया लिखी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मैच द कॉलम है, जोग्राफिया वाज रिटन बाय टोलेमी एंड स्ट्रैबो रोट, स्ट्रैबो ने जोग्राफिया कहाँ लिखी थी, देखो टोलेमी ने लिखी थी जोग्राफिया, जबकि स्ट्रैबो ने लिखी थी जोग्राफी, वेरिनियस ने लिखी थी जोग्राफी जनरलिस, और रेडसेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी। ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जोग्राफी और जोग्राफिया में कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार, ठीक है। एनीवेज, नेचर ऑफ जोग्राफी ये हार्ट्सॉर ने लिखी थी, और मेकर्स ऑफ मॉडर्न जोग्राफी ये डिकिंसन ने लिखी थी, और एंथ्रोपोजोग्राफी तो रेडसेल ने लिखी थी। देन आगे बढ़ते हैं। देन अब रिटर ने आर्कुंडे लिखी थी, टोलेमी ने अल्माजेस्ट भी लिखी थी, स्ट्रैबो ने जोग्राफी लिखी थी, और हिपार्कस ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस, ये एक नया फैक्ट पता चल रहा है। हिपार्कस रोट ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस, ठीक है। अब अल मसूदी ने एक किताब और लिखी थी, नहीं अल बिरुनी ने लिखी थी, द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट बुक हैज़ बीन रिटन बाय अल बिरुनी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो शेफर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एक्सेप्शनलिज्म, ठीक है। देन मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स प्रपोज द डिकोटॉमी ऑफ जोग्राफी इनटू जनरल एंड स्पेसिफिक, तो ये हमबोल्ट ने नहीं, ये वेरिनियस ने किया था, ठीक है। Then which of the following Arab geographers traveled most extensively and wrote a travelogue for future generations, तो ये तो इब्न बतूता था, travel extensively and wrote a travelogue for future generations। अब मैं केवल अपने PGT, TGT या PCS वगैरह के एग्ज़ाम देख लेता हूँ बस। तो अब जैसे ये देखो, who is known as the father of human geography, again तो ये रेडसेल है। Then who first proposed the principle of terrestrial unity, तो ये सबसे पहले तो हमबोल्ट लेके आए थे भाई। Frederick Redzel was the first to propose the principle of terrestrial unity in human geography. In this principle, he argued that the world should not be viewed as individual elements but as a collective whole. He considered the principle of terrestrial unity as the foundation of human geography. तो ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, देखते हैं एक बार। terrestrial, ये देखो terrestrial unity concept ये रेडसेल के साथ लिखा तो हुआ है मैंने,
ठीक है, माय बैड. देन हु कंट्रीब्यूटेड टू द बिहेवियरल अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये विलियम कर्क है और दैट्स ऑल आई नो. तो अब पीटर गूल्ड और डेविड ले, इनका भी नाम याद होना चाहिए. पीटर गूल्ड एंड डेविड ले. तो बिहेवियरल एज वेल pragmatic approach has been associated with William Kirk. यहाँ लिखे हो, यहाँ लिख सकते हैं अदर behaviorist. तो यहाँ विलियम डे एंड पीटर गूल्ड, इन दोनों का नाम भी ऐड ऑन कर सकते हो. देन मैन obeys nature's orders to command it, ये सैम्पले ने बोला था. देन हु proposed the concept of human regions का concept, अब ये तो मुझे नहीं पता. Now which of the following, ये वैसे रॉक्सबी ने बोला था human regions. Then which of the following ideologies of human geography is associated with German school of thought? German school of thought से क्या जुड़ा हुआ है? Environmental determinism, possibilism या neo-determinism. तो ये environmental determinism वाला जो concept है, that has been associated with the German school of thought. तो यहाँ पे ज़रा सर्च करें, मैंने शायद लिखा था German school. Determinism, on the other hand, is a major German school of thought which states that human activities are controlled by environmental conditions. That is what is written meaning of determinism. जबकि यहाँ लिखा हुआ है positivism was introduced by French mathematician Auguste Comte. It is based on the belief that real knowledge is scientific and should be derived from facts and experiences. लेकिन determinism होता है कि human activities are controlled by environmental conditions. ठीक है, and that is a German school of thought. Determinism is a German school of thought, whereas positivism is a French school of thought. तो ये हो गया. Then who extensively elaborated on the principle of spatial interaction in human geography. तो अब ये बंच ने दिया है. Now which of the following geographers is related to human geography? तो ये वाइडल डे ब्लाश हैं, human geography से जुड़े हैं ये. Contributed to both human as well as physical geography, वाइडल डे ब्लाश, whereas Humboldt focused more on physical geography, whereas while Davis and Penn were primarily physical geography. तो देखो Humboldt की बात करें तो वो तो दोनों जगह थे, ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल, जबकि ब्लाश की बात करें तो वो ह्यूमन जोग्राफी में ज़्यादा थे. नहीं, मैंने उल्टा बता दिया. ब्लाश वाज फोकस्ड इन बोथ ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल, जबकि हमबोल्ट वाज फोकस्ड मोर इन फिजिकल जोग्राफी. देन हु वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी. तो फर्स्ट की बात करें तो फिर ब्लाश ही आएंगे यहाँ पे. वाइडल डे ला ब्लाश इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी एंड द पायनियर ऑफ पॉसिबिलिज्म. तो इनका नाम पॉसिबिलिज्म में भी जोड़ते हैं. ठीक है, देखो प्रोबेबिलिज्म का मैंने यहाँ लिखा हुआ है और पॉसिबिलिज्म में ब्रुनहेस और ब्लाश का भी नाम जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि Weidel de la Blache was the pioneer of possibilism. He was very much influenced by Retzell's second edition of Anthropogeography. He introduced the concept of universal unity and interrelation. Universal unity and interrelation. तो ब्लाश के concepts यहाँ लिख लेते हैं. Universal unity and interrelation. Universal unity and interrelation. ठीक है, तो ये हो गया. Then who described geography as the study of Earth's surface as the home of man? Geography as the study of Earth's surface as the home of man. तो ये हार्ट्सऑर्न है. ठीक है, अब ये सब मैंने शायद नोट्स बना रखे हैं. तो ये हो गया ख़त्म. अब आगे हमको देखना है हंटिंगटन और ब्रुनहेस के बारे में स्पेसिफिकली, तो वो हम अगले में देखते हैं. और फिर एनवायरमेंटल इंटर रिलेशनशिप डिटर्मिनिज्म आएगा.